ਐਥਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ महापंचायत भी रखी गई है। 10 तारीख को ऐसा घटनाक्रम हुआ जो कि होना नहीं चाहिए था। राजस्थान का ये प्रथम मामला है कि किसी प्राइवेट कंपनी को लगाने के लिए जिले के प्रशासन ने हमारे 80-80 साल के बुजुर्गों को पीटा है, हमारी माताओं बहनों को पीटा है, छोटे छोटे बच्चों को पीटा है, बंदूक के नोक के ऊपर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन को अधिकार है किसी पे लाठीचार्ज करने का? और एक प्राइवेट कंपनी के लिए पूरा जिले का प्रशासन यूं लमलेट हो जाना, पूरा जिले का प्रशासन यूं पिछड़ जाना उसके लिए, और पूरा जिले का प्रशासन एक फैक्ट्री मालिक की जीवदूरी करते घूमना, उसके लिए लोगों को पीट देना, लोगों पर फायरिंग तक कर देना, लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ना, ये हिंदुस्तान का पहला मामला है। बहुत शर्मनाक बात है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए, राजस्थान की सरकार के लिए। कलेक्टर हजे भी गल नहीं मन रहा कोई। ये बहुत सवाल करते हैं लोग, हमारे फेसबुक के नीचे भी लोग लिखते हैं कि कांग्रेस ने एमओयू किया तब आप क्यों नहीं बोले। लेकिन ये नाल लड़े हुए हैं, तो फैक्ट्री के साथ लड़े हुए, फैक्ट्री के साथ खड़े हुए, फैक्ट्री की चमचागिरी कर रहे हैं, फैक्ट्री को विकास बता रहे हैं। बीजेपी के कुछ लीडर बंद कराने च भी है, इन्वेस्टिगेशन कहते दोबारा बैठूगी, हुण सारा चेक होगा की नुकसान है। ये लीडर जो है वो इतने दोगले हैं, इतने दोगले कि जैसे ही किसानों पर लाठी बजी, दूसरे दिन राजस्थान सरकार के बीजेपी के मंत्री जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये किसान जो थे वो हमारे राजस्थान के नहीं थे, ये हरियाणा और पंजाब के थे, ये किसान नहीं थे, ये उपद्रवी थे, ये लोग जो है वो विकास में बहुत बड़े पातक है। इस प्रकार की वाहियात बकवास की किसानों के लिए कि आप सुन नहीं सकते। इनका जो नेता है माननीय मोदी, वो देश के तमाम सरकारी संयंत्रों को बेचने में लगा हुआ है, देश में कुछ भी सरकारी छोड़ेगा नहीं, वो लंबे समय तक रह गया। ये फैक्ट्री जो निजी है, ये निजीकरण के पक्ष में देश के रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, बिजली विभाग को बेच दिया। अगर मोदी रह गयो कई साल और कुछ ही सरकारी छोड़े को नहीं छोड़ को बेच। एक आरबीआई ने नवा रूल होर कढ़ता, आरएम मतलब ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ ਆਰਐਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ 1% ਖਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਪਾर्टी ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, फिर लोन दो। बहुत ही बुरा ये आदेश इन्होंने निकाला, कितना बुरा आदेश है। ਜਿਹੜਾ परसों कलैक्टर द्वारा ईमेल कलैक्टर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਬ ਫਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਲੈक्टर ਦੀ? 144 धारा भी इन्होंने लागू कर रखी है। 144 की धारा भी इन्होंने लागू की है, जिसको आजकल 167 बोलने लग गए, ये पता नहीं। ये 144 को तो अब हम यहाँ बैठे हैं 10 लोग, ये यहीं टूट गई। 180 धाराएं बनाते क्यों, जिसकी दिन में 10 बार बत्ती बनती हो धारा की। अब कह रहे हैं ट्रैक्टर नहीं आना चाहिए, ट्रैक्टर को वेपन बता रहे हैं। कितनी शर्मनाक बयान है कल कलेक्टर का कि ट्रैक्टर हैज बीन वेपनाइज्ड। कितना खतरनाक बयान दिया। मैंने पहले कलेक्टर के लिए कहा था कि 100 जूत खाएंगे, 100 प्याज खाएंगे, इस फैक्ट्री के काम को रोकेंगे। आज फिर कह रहा हूं आपके चैनल पर 250 जूत खाएंगे, 250 प्याज खाएंगे, फैक्ट्री का एमओयू रद्द करेंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ ਜੀ ਚੌਧਰੀ, ਆਓ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਬੜੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਥਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ महापंचायत ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਕੀ ਮੇਨ प्रोग्राम है। देखो जी, कल 17 तारीख को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट का घेराव का कार्यक्रम है। उसके लिए कलेक्ट्रेट के साथ वार्ता में जो जगह तय हुई है वो है अमदान मंडी के अंदर 20,000 लोगों की महापंचायत होगी। वो महापंचायत इस बात के लिए कर रहे हैं कि ये जो जिला है वो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर अन्न पैदा करने वाला जिला है, और इस जिले के अंदर जबरदस्ती फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, और इस जिले का जो किसान है वो इस फैक्ट्री का लगातार विरोध कर रहा है। 10 तारीख को ऐसा घटनाक्रम हुआ जो कि होना नहीं चाहिए था। राजस्थान का ये प्रथम मामला है कि किसी प्राइवेट कंपनी को लगाने के लिए जिले के प्रशासन ने हमारे 80-80 साल के बुजुर्गों को पीटा है, हमारी माताओं बहनों को पीटा है, छोटे छोटे बच्चों को पीटा है, बंदूक के नोक के ऊपर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। उस फैक्ट्री के खिलाफ, किसानों पर हुए जुल्म के खिलाफ, किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों के खिलाफ कल का ऐतिहासिक पड़ाव का कार्यक्रम है। कल हजारों लोग आएंगे, ऐतिहासिक पड़ाव होगा। पुलिस प्रशासन को अधिकार है किसी पे लाठीचार्ज करने का? अधिकार तो नहीं है। पुलिस को तो ये भी अधिकार नहीं है कि किसी प्राइवेट कंपनी के लिए यूं लग जाए। अगर कोई सरकारी संसाधन बचाने के लिए अगर पुलिस लगे तो हमारे भी ये बात सेट बैठती है भी सरकारी संसाधन बचा रही।
एक निजी कंपनी जो यहाँ 500 करोड़ रुपए लगा करके जिले में उद्योग खोलना चाहती, वो कोई यहाँ धर्मार्थ काम नहीं कर रही है, वो कोई इस जिले के अंदर दान पुण्य करने के लिए नहीं आई है, वो अपना मुनाफा कमाने के लिए आई है। और एक प्राइवेट कंपनी के लिए पूरा जिले का प्रशासन यूं लमलेट हो जाना, पूरा जिले का प्रशासन यूं बिछ जाना उसके लिए, और पूरा जिले का प्रशासन एक फैक्ट्री मालिक की जी हजूरी करते घूमना, उसके लिए लोगों को पीट देना, लोगों पर फायरिंग तक कर देना, लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ना, ये हिंदुस्तान का पहला मामला है। बहुत शर्मनाक बात है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए, राजस्थान की सरकार के लिए, आकाओं के लिए, दिल्ली के दरबार में बैठे हुए सरकार के लोगों के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए यूं किसानों को पीटा गया। ये बात जन्मों जन्मों तक याद रखी जाएगी। नहीं, कलेक्टर हजे भी गल नहीं मन रहा कोई भी। कलेक्टर जो है वो हनुमानगढ़ का कलेक्टर है ही नहीं, वो कलेक्टर इस प्राइवेट कंपनी का कलेक्टर है, मात्र जनता का कलेक्टर नहीं। अगर जनता का कलेक्टर होता तो वो रक्षा करता अपनी जनता की, अगर जनता का कलेक्टर होता तो वो उस इलाके के लोगों की बात करता। आज कलेक्टर पूरे इलाके के लोगों को छोड़ करके एक प्राइवेट कंपनी के लिए लगा हुआ कलेक्टर है, उसको लोगों से तो लेना देना नहीं। आज उस इलाके का ग्राउंड वाटर खराब होगा, आज उस इलाके के अंदर डेली 2000 बीघा पराली जलाई जाएगी, डेली लाखों लीटर पानी का दोहन होगा, और उसके बाद उसका वेस्टेज धरती में डाला जाएगा। वो जो पूरा मामला जो खराब होगा उसमें ड्यूटी कलेक्टर की नहीं है कि अपने इलाके की जनता को बचाए। कलेक्टर की ड्यूटी है कि जिले के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे, लेकिन कलेक्टर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है, अपने जो भविष्य के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है, फैक्ट्री मालिक के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है। बहुत शर्मनाक है। ये फैक्ट्री के कोई फायदे भी है कि सारे नुकसान ही है? फैक्ट्री का फायदा सिर्फ एक फैक्ट्री मालिक के लिए कि वो यहाँ से मुनाफा कमा के ले जाएगा, उसके अलावा सिंगल फायदा नहीं है। यहाँ ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि इस फैक्ट्री से रोजगार मिलेगा, इस फैक्ट्री में रोजगार ये मिल सकता है कि अपने इलाके के लोग पराली ढो सकते हैं, उसमें जो वेस्टेज निकलेगा, जिसको ये बोल रहे हैं कि हमारे हिसाब में उसको हम तूड़ा या नीरा बनाएंगे, उस नीरे को तंगड़ी से ऊपर सरका सकते हैं। ये दो ही रोजगार है। और मैं ये समझता हूं कि सोना उत्पादन करने वाली इस धरती के नौजवान ऐसा रोजगार किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करें। ऐसे रोजगार की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारा इलाका पहले से समृद्ध है, यहाँ लोग इससे अच्छा पैसा तो जो है वो खेत में किसी के दिहाड़ी जाकर के भी इससे बढ़िया पैसे कमा सकते हैं लोग यहाँ। तो ऐसी इतनी जो हालात है वो यहाँ खराब नहीं। इनको फैक्ट्री लगाने के लिए टिब्बी क्यों मिली? और भी एरिया बहुत है आगे, बीकानेर, भादरा, इधर बहुत जमीनें खाली पड़ी है। देखो ये सवाल ये है कि टिब्बी हनुमानगढ़ जिले में सबसे सुंदर काली मिट्टी की जमीन अगर कहीं है तो वो है टिब्बी के अंदर। सबसे जानदार ग्राउंड वाटर कहीं है तो वो है टिब्बी के अंदर। पूरे जिले का सबसे सुंदर अगर कोई इलाका है तो वो टिब्बी है। और ये किसी भी सूरत में उस इलाके को नहीं छोड़ना चाहते, उस इलाके को बर्बाद करना चाहते हैं। वहां इनको पानी फ्री में मिल जाएगा। राजस्थान के नाल से मोगा ले लिया, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से थोड़ी दूरी है, पंजाब से थोड़ी दूरी है, हरियाणा से थोड़ी दूरी है, दिल्ली से थोड़ी दूरी है। इससे शानदार जगह इनको कहां मिलेगी? हालांकि नियम तो ये था कि ये गांव में फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते, इनको फैक्ट्री लगानी चाहिए थी बाड़मेर में, जैसलमेर में, जो शुष्क इलाका है जहां लोगों के पास रोजगार की कमी है, वहां लगाना चाहिए। गांव दूर दूर तक गांव नहीं है, आबादी नहीं है। तो राठीखेड़ा गांव के वार्ड में फैक्ट्री किसने अनुमति दे दी, कैसे दे दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अब कोई कह रहा है कि कांग्रेस के राज में एमओयू हो गया। ये बहुत सवाल करते हैं लोग, हमारे फेसबुक के नीचे भी लोग लिखते हैं कि कांग्रेस ने एमओयू किया तब आप क्यों नहीं बोले। तो पहली बात तो ये कि जब जागे तब सवेरा। दूसरी बात कि उस समय किसी ने भी आवाज उठाई और कांग्रेस का, माकपा का या कोई किसान नेता को चुप रहा हो तो बताओ। कोई आदमी आकर के जमीन खरीदे, किसी को पता चलता है कि ये जमीन किस लिए खरीद रहा है? जब जमीन खरीदने के बाद जब कोई करतूत करेगा तभी पता चलेगा। सबसे पहले तो उसने जमीन खरीदी तो यूं लगा लोगों की कि यहाँ कोई खेती करना चाहता हो। उसने जब इस राज के अंदर दीवार लगानी शुरू की थी, कांग्रेस में के राज में इसको एमओयू हो गया और चुपचाप, क्योंकि अधिकारियों का काम होता है एमओयू करना, ये गुपचुप पैसे लेकर के रोड जोड़ में कर देते। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जिससे किसानों को पता लगा और लोग चुप रहे हो। जैसे ही लोगों को पता लगा लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। और एक बात और कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का एमओयू है। कांग्रेस के राज में चिरंजीवी योजना थी जिसमें गरीब आदमी को इलाज फ्री मिलता था। सरकार ने उस योजना को 1 मिनट में, नई सरकार बनते उसको रद्द कर दिया। उसके बाद में 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी कांग्रेस के राज में, उसको बीजेपी ने आते ही तुरंत कैंसिल करके उसको रद्द कर दिया। हमारे राजस्थान के जो है वो 20 या जिले जो थे
जो कांग्रेस की सरकार में बने जिले विकास का प्रतीक होते हैं, हाँ जी। इनकी सरकार ने जिला रद्द कर दिया। तो आप फैक्ट्री कितनी बड़ी है, एक आदेश का मैं एमओयू रद्द कर दे वाले थारा वो धन्यवाद ज्ञापित करांगा, बढ़िया काम है। ते फैक्ट्री लेकिन वाले ये नाल लड़े हुए ना, हैं नाल ये लड़े तो हुए। फैक्ट्री के साथ लड़े हुए, फैक्ट्री के साथ खड़े हुए, फैक्ट्री की चमचागिरी कर रहे हैं, फैक्ट्री को विकास बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का विकास। अरे भाई, एक आदमी कोई गांव में कोई आदमी 2 लाख रुपए जेब में डाल करके हनुमानगढ़ आए, वो यहाँ से गुड़ चाह चीनी खरीद करके गांव में जाकर के कोई दुकान कर ले परचून की, और बीजेपी का विधायक ये कहे कि ये मेरा विकास है, तो बड़ी शर्मनाक बात है। अगले 2 लाख रुपया लगाया परचून की दुकान कर ली, अब वो अगले 500 करोड़ रुपया लगा रहे हो, आपको बिजनेस कर रहे हो। बीजेपी का क्या लेना देना? जमीन खरीदी किसने? उसके मालिक ने। पैसा कौन लगा रहा है? उसका मालिक। जमीन किनकी थी? किसानों की थी। प्रदूषण फैलेगा हमारे इलाके में, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? बीजेपी तो सिर्फ इसके अंदर बिचावली है जो इनकी चमचागिरी करके फैक्ट्री मालिक से पैसे खा रही है, उससे अलावा कोई रोल नहीं बीजेपी का। बीजेपी ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਰੇ ਬੈਠੂਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ। ये लीडर जो है वो इतने दोगले हैं, इतने दोगले हैं कि जैसे ही किसानों पर लाठी बजी, दूसरे दिन राजस्थान सरकार के बीजेपी के मंत्री जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये किसान जो थे वो हमारे राजस्थान के नहीं थे, ये हरियाणा और पंजाब के थे। ये किसान नहीं थे, ये उपद्रवी थे। ये लोग जो है वो विकास में बहुत बड़े बाधक है। इस प्रकार की वाहियात बकवास की किसानों के लिए कि आप सुन नहीं सकते। और वही सुमित गोदारा जब मूवमेंट बढ़ता दिखा, यूं लगा कि जिले के लोगों में गुस्सा है, जब हनुमानगढ़ आए तो वही सुमित गोदारा उनका मुंह में दही जम गया। ये नहीं बता पाए कि आप फैक्ट्री के खिलाफ हो, फैक्ट्री के पक्ष में। जो 2 दिन पूरा हो, जो फैक्ट्री के खिलाफ इतनी वाहियात बकवास करे, 2 दिन में यूं पलटी मार गया। भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष अपनी फेसबुक के पोस्ट पर लिख रहा है कि फैक्ट्री के विरोध करने वाले लोग आतंकवादी है, फैक्ट्री का विरोध करने वाले लोग अर्बन नक्सली है, फैक्ट्री का विरोध करने वाले लोग विकास विरोधी आदमी है। और जब किसानों की वार्ता हुई तो सबसे पहले टका बन के आगे बैठा हुआ था। इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि इनकी सरकार है, इनका राज है। कलेक्टर ने चमचागिरी करने के लिए बुलवा लिया, कलेक्टर के पास फोटो खिंचवा ली, फोटो खिंचवा करके ये कह दिया कि हम भी किसानों के साथ है। तो भाई किसानों के साथ हो तो किसानों के बीच आकर के बैठते। पहले दिन आप फेसबुक पर किसानों का विरोध कर रहे हो, दूसरे दिन आपका दोगला व्यवहार दिख रहा है, आप किसानों के साथ जाकर के बैठ जाते हो। तो या तो फिर आपकी पोस्ट गलत थी या फिर आप खुद गलत थे। तो ऐसे दोगले लोग हैं, इनका कोई जिंदगी में किसी जगह कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। इनका जो नेता है माननीय मोदी जी, वो देश के तमाम सरकारी संयंत्रों को बेचने में लगा हुआ है। देश में कुछ भी सरकारी छोड़ेगा नहीं, वो लंबे समय तक रह गया। ये फैक्ट्री जो निजी है, ये निजीकरण के पक्ष में देश के रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, बिजली विभाग को बेच दिया। अगर मोदी रह गयो कई साल और कुछ ही सरकारी छोड़े को नहीं छोड़ को बेच सी। ये अडानी और अंबानी के दलाल है। ये देश के तमाम संयंत्रों को उनको देना चाहते हैं, प्राइवेट संयंत्र के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। सरकारी इनको कुछ भी मंजूर नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बकवास करते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आप स्पिनिंग मिल का नाम क्यों नहीं लेते? भाई जिले में स्पिनिंग मिल है, उसको शुरू करो, हम सब स्वागत करेंगे। उसका नाम नहीं लेते स्पिनिंग मिल का, क्योंकि ये हमारा रोजगार है, हमारा धरोहर है, हमारे जिले की शान है स्पिनिंग मिल, लेकिन उसका नाम नहीं लेते। ये बकवास करते हैं कॉमरेडों ने बंद करवा दी। अरे भाई कॉमरेडों ने तो शुरू करवाने की लड़ाई लड़ी थी और अब भी लड़ रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर किसी ने बंद भी करवा दी तो आप उसको शुरू कर दो भाई। शुरू क्यों नहीं कर रहे? ये कह रहे हैं कि कॉमरेड हड़ताल करते थे, तो किसी मजदूर के लिए उसका हक मांगना, उसका सही वेतन मांगना अगर जुर्म है तो फिर ये जुर्म हम जिंदगी भर करेंगे भाई, क्यों नहीं करें? अगर कोई आदमी मेहनत करे और उसको मेहनत का उसका पैसा नहीं मिल रहा है और उसकी मेहनत मांगना जुर्म थोड़ा ही है। तो लोगों ने यही लड़ाई लड़ी। इससे अलावा तो कॉमरेडों ने क्या बिगाड़ दिया? जहां जुर्म हुआ वहां लोग खड़े हो गए। और फैक्ट्री को बचाने के लिए जितना योगदान कॉमरेडों का है उतना तो किसी का योगदान है ही नहीं। सरकारी संयंत्रों को बचाने के लिए कॉमरेड जान लगा करके लड़े, या भी लड़ रहे हैं। आप स्पिनिंग मिल का नाम लो, नाम नहीं लेंगे, मतलब ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੋਗੇ? मतलब 1% चाहे हमारी जान चली जाए, कोई भी सूरत में इस फैक्ट्री को इस जिले में नहीं लगने देंगे। और जिस भी काम में लगते हैं ईमानदारी के साथ ताकत लगा करके लगते हैं। मैं नूर विधानसभा से बिलोंग करता हूं, मैं नूर से सीपीएम से चुनाव लड़ता हूं। मेरे को टिब्बी में कोई वोट नहीं लेना, मेरा कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, मेरे को पेट का सवाल नहीं है। लेकिन मैं टिब्बी के आंदोलन में पिछले 15 दिनों से इस बात के लिए लगा हूं कि ये हमारे किसान की पगड़ी का सवाल है। अगर टिब्बी के किसान की पगड़ी अगर नीचे गिरेगी तो मैं ये समझता हूं कि नूर के किसान की भी पगड़ी है, वो दिल्ली के किसान की भी पगड़ी है, वो यूपी के किसान की भी पगड़ी है, और वो पंजाब के किसान की भी पगड़ी है। हम कभी भी राजनीति करने के लिए क्षेत्र में नहीं आते। आपने सुना होगा पीलीबंगा में, संगरिया में किसानों के घरों को कुड़क किया गया था। मंगेश चौधरी ने
अपने ऊपर मुकदमे खाते हुए लोगों को, बेघर लोगों को वापस ताले तोड़ करके घर बैठाने का काम किया है। और न केवल पीलीभंगा में, मैं राजस्थान के जो है वो बांसवाड़ा में जाकर के, प्रतापगढ़ में जाकर के, नोखा में जाकर के, बीकानेर में जाकर के, डूंगरगढ़ में जाकर के, जयपुर में जाकर के मैंने बेघर लोगों को ताले तोड़ करके, कंपनियों के द्वारा कुड़क किए गए मकानों के ताले तोड़ करके लोगों को घर वापस बैठा करके आए। मुझे वहां वोट नहीं लेना, लेकिन हमारी ये लाइन है कि जो किसान देश का पेट भरता है, जो किसान हिंदुस्तान का पेट पालता है, आज उस किसान के 1 लाख 2 लाख रुपए के कर्जे के लिए उसके घर को नीलाम कर दिया जाए, उसकी जमीन से बेदखल कर दिया जाए, उसकी नीलामी के लिए उसकी बेइज्जती की जाए। आज देश के उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया सरकारें प्रति साल माफ करती है, लेकिन किसान का अगर 2 लाख का लोन हो तो उसके लिए उसको इतना बेइज्जत करेंगे, उसके रिश्तेदारों में समाचार भेजेंगे, उसकी कुड़की निकालेंगे, ढोल पीटेंगे, ड्रामा करेंगे। तो हमने तय कर लिया भी कोई भी किसान की जमीन और घर को नीलाम नहीं होने देंगे, और कहीं भी नहीं होने देंगे। जहां तक हमारा ताकत, जहां हम पहुंच सकते हैं। कोई ये कह दे कि एक दिन में मेरे को डूंगरपुर पहुंचना है, तो एक ही दिन में मेरे को प्रतापगढ़ पहुंचना है, तो एक साथ तो सब चीजें नहीं हो सकती, लेकिन जितना मेरे से योगदान होता है, मैं मेरी टीम तैयार कर रहा हूँ पूरे राजस्थान में लड़ाई को। ਇੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਹੋਰ ਕੱਢਤਾ, ਆਰਐਮ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ, ਆਰਐਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ 1% ਖਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਨ ਦਊਗਾ। बहुत ही बुरा ये आदेश इन्होंने निकाला। कितना बुरा आदेश है। कोई आदमी 1 लाख 2 लाख के लोन के लिए उसकी जमीन को पहले ही गिरवी रख लेंगे, उस जमीन को नाम करवा लेंगे, पैसा लगेगा वो किसान का लगेगा। कितना बड़ा जाड़ चल रहा है। ये हिंदुस्तान में 150 के आसपास जो एनबीएफसी कंपनियां हैं जो लगी हुई इस काम में है कि किसान की जमीन और किसान के घर को खोसना है किसान से। मैं किसानों को आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल जो है वो लगातार किसानों मजदूरों की आवाज को बुलंद करते हो आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूं कि भाई आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कर्जा ले लो, लेकिन ऐसी प्राइवेट एनबीएफसी कंपनियों में मत फंसो। इनमें जो भी फंसा है इनके जाड़ में वो वापस नहीं निकल पाया। 10-10%, 8-8 रुपए सैकड़ा ब्याज लेते हैं। इतनी भयंकर लूट है कि कोई आदमी इनसे नो ड्यूज लेके आ ही नहीं पाया आज तक। जो इसके अंदर उलझ गया वो उलझा ही रहता है। आखिर में उसके घरों की कुड़की निकलती है, उनके मकानों की कुड़की निकलती है, जमीन की कुड़की निकलती है। तो ये एनबीएफसी कंपनियां मोदी की कंपनियां हैं, ये किसानों का सब कुछ लूटने के लिए आई हुई है। ये हमारी जमीनें, हमारा घर, हमारा सिस्टम छीनना चाहते हैं। छीनना इसलिए चाहते हैं कि जब देश के अंदर कोरोना आया तो पूरा देश ठप था, कुछ भी नहीं चल रहा था देश के अंदर, लेकिन एक चीज चल रही थी, वो थी किसानी। उस समय मोदी और शाह की जोड़ी ने तय कर लिया था कि हमें हिंदुस्तान की किसानी पर कब्जा करना है। देश के तमाम उद्योगपतियों ने यह तय किया था कि हमें हिंदुस्तान की किसानी को छीनना है। तब से ये कंपनियां बनी। ये कंपनियां हमारी खेती को, हमारे घरों को, हमारी जमीनों को, हमारे मकानों को छीनने पर लगी हुई। बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारे बुजुर्गों ने, कोई एक दौर था जब लड़ाई लड़ी थी जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई। ये फिर से दोबारा लड़ाई जो है वो अब शुरू होगी। उसके बीच में एक दौर आया जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान के अंदर अपना सब कुछ त्याग करके 22-22, 23-23 साल की उम्र में, भगत सिंह तो 23 साल की उम्र में, शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में जो है हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो गए। वो इस बात के लिए कुर्बान नहीं हुए थे कि हमारे शहीद होने के बाद एक ऐसा हिंदुस्तान आएगा जिसके अंदर फाइनेंस कंपनियां लोगों को लूटेगी। एक ऐसा हिंदुस्तान आएगा जहां फैक्ट्री लगाने के लिए 100 लोगों की पगड़ी उछाल दी जाएगी। एक ऐसा हिंदुस्तान आएगा जिस हिंदुस्तान के अंदर एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारें लोगों को पीट दिया करेगी। भगत सिंह जी ने कुर्बानी इस बात के लिए दी थी कि मेरा हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान होगा जिसमें न कोई गरीब होगा, न कोई अमीर होगा, लोग खुशहाल होंगे, लोग अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, लोगों को जाति पाति धर्म के नाम पर नहीं बांटा जाएगा। आज हिंदुस्तान की व्यवस्था ये है कि लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, लोगों के बीच में जहर भरा जा रहा है। टेलीविजन चैनलों के माध्यम से लोगों के बीच में जाति पाति धर्म के जहर का इतना बड़ा गुब्बार भर दिया कि देश को है बारूद के ढेर पर खड़ा करने का काम इन सरकारों ने किया है। तो आज फिर वापस जो देश है वो इस हालात में जा रहा है कि वापस एक बहुत बड़ी लड़ाई को हिंदुस्तान के नौजवान के सर पर, हिंदुस्तान के नौजवान के आगे एक अंधेरा है। उस अंधेरे को चीर करके रोशनी लाने की जरूरत है। अंधेरे के अंदर है माननीय मोदी जी, इसकी सरकार, इनकी कंपनियां। उन कंपनियों के खिलाफ बहुत बड़े युद्ध की जरूरत है। ये एथेनॉल फैक्ट्री छोटी लड़ाई है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में किसानों के सामने बहुत संकट है। उन संकटों के खिलाफ एकजुटता से लड़ने की जरूरत है। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਕਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ, ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਬ ਫਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ? अब देखो, हमें
इस बात में ये लगता है कि या तो इस प्रकार की प्रशासन अफवाह फैलाना चाह रहा है कि लोग कल आए नहीं। 144 धारा भी इन्होंने लागू कर रखी है। 144 की धारा भी इन्होंने लागू की है, जिसको आजकल 167 बोलने लग गए, ये पता नहीं। ये 144 को तो अब हम यहाँ बैठे हैं 10 लोग, ये यही टूट गई। 100 ऐसी धाराएं बनाते क्यों जिसकी दिन में 10 बार बत्ती बनती हो धारा की। मैं आज कह रहा हूँ दिन के कल 12 बजे इनकी धारा की बत्ती बना देंगे। क्या है धारा, किस लिए लगाते हैं ऐसी धाराएं जिन धाराओं का कोई मतलब ही नहीं। मतलब ही नहीं। अब कह रहे हैं ट्रैक्टर नहीं आना चाहिए। ट्रैक्टर को वेपन बता रहे हैं। कितनी शर्मनाक बयान है कल कलेक्टर का कि ट्रैक्टर हैज बीन वेपनाइज्ड। कितना खतरनाक बयान दिए। जो ट्रैक्टर हमारा दोस्त है किसान का, जो ट्रैक्टर किसान का मित्र है, जो ट्रैक्टर किसान का बेटा है, जो ट्रैक्टर किसान का भाई है, ट्रैक्टर को किसान अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है। लोग एक 10-10 लाख रुपए के ट्रैक्टर पर 5-5 लाख रुपए ट्रैक्टर के श्रृंगार पर खर्चा कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं कि उससे प्यार है ट्रैक्टर से, उनकी भावनाओं के साथ जुड़ा होता है। एक दौर था जब हिंदुस्तान में ट्रैक्टर नहीं थे, जब लोगों के पास ऊंट और ये दूसरे जैसे बैल, ये संसाधन हुआ करते थे जिनसे लोग काम चलाते थे। जब बैल और ऊंट थे तब लोगों को बैल और ऊंटों से इतना प्यार था कि अगर घर से रोटी खाने के लिए आती थी तो अगर 8 रोटी आ गई घर से खाने के लिए तो 4 रोटी खुद खाते थे, 4 रोटी अपने बैलों की जोड़ी को खिलाते थे। ये किसान का दिल रहा है हमेशा से। किसान जब भी खेती करता है, अगर पहली मुट्ठी जब डालता है तो वो इस मुट्ठी के साथ ये बोलता है कि तू इस सृष्टि में दी कोई ध्यानी को, सबको, जी को, जिनावर को, यानी सबके लिए दी। तो ये किसान की समझ रही है। उस समझ के खिलाफ अगर एक कलेक्टर ये कहे कि ट्रैक्टर इज वेपन, तो कलेक्टर से कहना चाहिए ऐसे जिले में पोस्टिंग करवाओ अपनी, अब कल जहां ट्रैक्टर पहाड़ी नहीं इलाका आएंगे। हो, जहां ट्रैक्टर नहीं है। ट्रैक्टर कल नहीं आएंगे। बिल्कुल आएंगे ट्रैक्टर, क्यों नहीं आएंगे, ट्रैक्टर आएंगे। कौन रोक सकता है किसान के ट्रैक्टर को। दिल्ली के दरबार से नहीं रुके, मोदी से नहीं रुके ट्रैक्टर, तो कलेक्टर औकात क्या है भाई। कल आपकी कलेक्टर के सामने क्या क्या मांग है? कल 2 मूल मांग है। नंबर 1 बात, जो फैक्ट्री है उसके एमओयू रद्द करो। रद्द करने के लिए सरकार को एक अनुशासित पत्र लिखे कलेक्टर, जिसको बोलते हैं सरकारी लेटर। ये हम भी जानते हैं कि कलेक्टर एमओयू रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि एमओयू होता है दिल्ली जयपुर की सरकार। हम ये जानते हैं कलेक्टर नहीं कर, लेकिन कलेक्टर एक अशासकीय सरकारी पत्र होता है जिसमें जो डिमांड्स हम कर रहे हैं वो डिमांड सरकार के आगे कलेक्टर करे। इस कलेक्टर से करवाएंगे कि ये रद्द करो। 2 नंबर, ये जो एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के खिलाफ सरकार को पत्र लिखे कि ये किसानों पर जो एफआईआर हुई है गलत हुई है, इन एफआईआर को वापस लिए। 3 नंबर जो हमारी मांग है वो मांग ये कि जो एफआईआर हमारे ऊपर हुई है, एक एफआईआर को सीआईडी सिब्बी में जांच दे दी। हम चाहते हैं दूसरे मुकदमे की भी जांच सीआईडी सिब्बी के पास जाए। ये 3 हमारी महत्वपूर्ण जो है वो मांग। अगर कलेक्टर आपकी मांग कल नहीं मांगता तो आप क्या करोगे? वैसे तो मौके पर हमारी संघर्ष समिति, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है, उसके लोग बैठ करके तय करेंगे। लेकिन ये बात तय कि लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी, लड़ाई आगे और तिखी होगी। लोग जो है वो इस लड़ाई के अंदर और ज्यादा ताकत के साथ आएंगे। प्रशासन ने तो बहुत तैयारी कर रखी है कल के लिए, पुलिस बुला रखी है बाहर से, सारे पूरे राजस्थान की पुलिस यहाँ आई हुई है। कितनी पुलिस बुला ले, कितने ही लोग बुला ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एक बात आपको खुल्लम खुल्ला कहना चाहते हैं कि किसान आएगा, इनके जो भी कार्यक्रम है वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। किसान ताकत के साथ आएगा और किसान जीत करके घर जाएगा। मैंने पहले कलेक्टर के लिए कहा था कि 100 जूत खाएंगे, 100 प्याज खाएंगे, इस फैक्ट्री के काम को रोकेंगे। आज फिर कह रहा हूं आपके चैनल पर, 250 जूत खाएंगे, 250 प्याज खाएंगे, फैक्ट्री का एमओयू रद्द करेंगे। अगर 10 तारीख को सुबह ये फैक्ट्री के काम को बंद करने की घोषणा कर देते तो ये धंधा नहीं होता। 4 बजे तक हम लोग चीखते रहे कि भाई आप काम को बंद कर दो, आप वार्ता कर लो। वार्ता नहीं की, तब लोग कूच किया, तब पूरा प्रकरण हुआ। उसके 2 दिन बाद संघर्ष समिति के साथ वार्ता करके लिखित में दे दिया कि फैक्ट्री के काम को बंद कर दिया गया। तो ये बात उस दिन ही कर देते तो ये इतना बड़ा नहीं होता। आज फिर मैं कह रहा हूं, फैक्ट्री के एमओयू को रद्द करना पड़ेगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेना पड़ेगा। ये दोनों बातें ये इनको करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। चाहे आराम से मान लो और चाहे दूसरे तरीके से मान लो, मनवा करके रहेंगे। लड़ाई धीरे धीरे लड़ेंगे, इंजॉय से लड़ेंगे। इनको घुमा घुमा करके, इनकी जो फोर्स है उनको घुमा घुमा करके मजे लेंगे इनका। टिब्बी में हम आए, हजारों
लोग टिब्बी में आए, उसके बाद हम हनुमानगढ़ आ गए, अब हम संगरिया चले जाएंगे महापंचायत करने के लिए, संगरिया से नौर चले जाएंगे, नौर से भादरा चले जाएंगे, भादरा से वापस हनुमानगढ़ आ जाएंगे। प्रशासन को भगाएंगे इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। हमारी तो हर तहसील में हम जहाँ जाएंगे वहां हमारा किसान है। हर कल जगह, हर जिले, हर तहसील में महापंचायत करेंगे फैक्ट्री के खिलाफ। कल आपकी महापंचायत यहाँ, उसके होने के बाद अगर कलेक्टर बात नहीं मानता, उसके बाद आगे क्या करोगे? अगर खाड़कोई कार्यक्रम करेंगे, मौके पर ही फैसला लेंगे, लेकिन कार्यक्रम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे सरकार हिल जाएगी। सरकार हिल जाएगी। हो सकता है वहीं पड़ाव डालकर रेशम सिंह मानुका जी आए थे, वो बोल के गए पूरे राजस्थान में हम महापंचायत करेंगे उसके बाद। मैंने कहा है भी महापंचायतों को जिलावार करेंगे। ये कहा है भी हम यहाँ से संगरिया की तरफ करेंगे, संगरिया से वहां करेंगे, वहां से, ये तो जिले का हो गया, जिले के बाद में स्टेट में चलेगा, स्टेट के बाद देश में चलेगा। तो ये जो लड़ाई है ये हिंदुस्तान की लड़ाई बनाएंगे, इसको पूरे देश की लड़ाई बनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी जरूरत पड़ेगी। उससे पहले जो सरकार है वो लमलेट हो जाएगी, सरकार सरेंडर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इनको मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। जब भी किसान लड़ा है, किसान कभी हार करके घर नहीं गए, हमेशा जीत करके घर गए। और अब की बार चीज आपको याद हो, जब 13 महीने तक जब हिंदुस्तान का किसान लड़ा, तब ये जो गांव के अंदर एक के दो जो भजन लाल बने घूमते हैं, जो मोदी के भगत बने घूमते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने तो आज तक जो कानून बना दिया वो वापस नहीं लेता, ऐसे कहते थे ना कि मोदी ने जो कानून बना दिया, ये मोदी की आदत है, वो कानून वापस नहीं लेता। मोदी थूक करके नहीं चाटता, लोगों का खंकार चटा दिए, मोदी नहीं चटा दिए तो बताओ। ये हिंदुस्तान के लोगों की तासीर है। यहां कोई अगर ये कह दे कि भी मेरे बहुत घमंड हो गया, मेरे से देश चलता है, तो ये हिंदुस्तान के लोगों को ये सूट नहीं करता। आपको याद हो, एक दौर था जब इंदिरा गांधी देश में थी तो लोग कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यानी इंदिरा है तो देश है, देश है तो इंदिरा है। जब बीजेपी की एक सीट नहीं आया करती थी देश में, बीजेपी को सत्यानाशी वाला बीज बोलते थे लोग। आज उस कांग्रेस की हालात क्या है, बीजेपी की हालात क्या है। और आज ही बीजेपी के बहम हो रही है कि भेजिया तो भी वे दिन जे इलपा से उग गया, फिर इलपा से उगास मैंने कहना चाहूं ठंडो खाओ। अभी आपका भी ऐसा दौर आएगा जब आपका पार्षद ही नहीं बचेगा हिंदुस्तान के अंदर, लोग जूत लेकर के इनके पीछे भगेंगे, क्योंकि देश की तासीर है। इस देश में कोई किसी को दबा करके रखना चाहिए, हिंदुस्तान के लोग दब करके नहीं रहते। ये मतलब लंबे समय से हिंदुस्तान की तासीर रही है, लड़े लोग, मुगलों के खिलाफ लड़े, हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जहां जहां दमन हुआ है, दमन के खिलाफ इस देश के लोग बहुत ताकत के साथ लड़े, या भी लड़ेंगे। और आज कह रहे हैं ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ेंगे लोग कि देश, ये जो इथनॉल की लड़ाई है, ये आपको छोटी लड़ाई लग रही होगी, लेकिन ये लड़ाई, ऐसी लड़ाइयां हिंदुस्तान का स्वरूप बदल दिया करती है, ये देश की लड़ाई बनेगी। आज पूरे हिंदुस्तान में टीबी के इथनॉल मामले की चर्चा है, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है। तो एक तहसील के लोगों ने देश का माहौल चेंज कर दिया। तो ये होता है यूं ही वैसे। और किसी को लगता है तख्ता पलट नहीं होगा, मोदी जी तो जो कह देते हैं वही होता है। सालासर धोख मारने के लिए जाते हैं लोग आस्था के साथ, अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन कितने लोग जाते हैं, जब जाते हैं तो पूरी रोड ब्लॉकेज हो जाती है ना। जितने लोग सालासर जा रहे हैं, उतने लोग अगर रूट को सालासर की तरफ मुंह नहीं करके अगर दिल्ली की तरफ कर दिया जिस दिन, उस दिन क्या होगा? मोदी 1 बजे तख्ता पलट हो जाएगा, लोग श्रीमान जी को गद्दी से नीचे बैठा दे। नेपाल वाला हाल होगा अपने देश का किसी टाइम। ये होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लोगों में विरोध फूट रहा है। लोगों की हालात क्या है, सरकारी संयंत्रों को खत्म कर दिया जा रहा है, नौकरियां बची नहीं है, बेरोजगार लोगों के अंदर गुस्सा लगातार फूटता जा रहा है। सेना एक ऐसी नौकरी थी जिसमें बहुत सम्मान था सेना के प्रति, सेना की नौकरी के प्रति। आज उस सेना की नौकरी का क्या हाल किया है। अग्निवीर योजना जो लेकर के 4 साल उस नौजवान को रख करके, जब नौजवान का जिंदगी का पीक टाइम होता है तब उसको यूं छोड़ देते हैं कि आप अपने घर जाइए। ठीक है, उसको क्या बना करके छोड़ देंगे। उसके अंदर कितना जहर भरा हुआ होगा, कितना गुस्सा होगा उसके अंदर सरकार के प्रति की जब मेरी असली जवानी आई तो मेरे को सरकार ने रखा ही नहीं। वो क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे अपना पेट पाड़ पाएगा। उसके अंदर सरकार के खिलाफ भयंकर जहर भरा हुआ होगा। जहर इसलिए भरा होगा क्योंकि उसमें जब वो नौकरी लगा होगा तो उसको ये लगेगा कि मैं सर्विस में लग गया, 4 साल बाद में उसको कह देंगे अपने घर जाओ। सैलरी भी 20,000 रुपए और सैलरी भी 20,000। और जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं।
अभी भी हालात ये बीएसएफ के जो जवान जो शहीद हो गए थे उनके लिए काफी बार हमें लड़ना पड़ता है, मौके पर सम्मान नहीं देते, सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। भाई सम्मान दो, हमारा जवान जो है वो सेना में वो लड़ करके आए हैं, लेकिन नहीं देते। बहुत सारे जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तो दे नहीं रहे। बहुत बार हमें ये कहना पड़ता है कि हम 100 लेकर के बैठेंगे, तब ये पीछे से आर्मी के जवानों को भेजते हैं सैल्यूट देने के लिए, वो गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए, और उनको कुछ नहीं मिलता है परिवार वालों को। ये मोदी जी के टाइम में ऐसी नहीं तो सेना का जवान जब शहीद होता था तो पूरे डिवीजन के अधिकारी लग जाते थे, पूरा इलाका मतलब गमगीन हो जाता था। आज क्या हालात है देश के? मोदी जी की दया से तो ये सब कुछ हो रहा है हिंदुस्तान जितनी में। लड़ाई लगी है सब मोदी के दौर में ही लगी है। और इतने जब हिंदुस्तान के सैनिक, जाबाज सैनिक जब बदला लेने की कंडीशन में आए, जब मौके पर एकदम टारगेट, तब ये युद्ध बंद कर देते हैं, बन जाते हैं। लेकिन जी 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। वो स्पीच इस बात के लिए थी कि महात्मा गांधी ने कहा था कि इस गाल पर थप्पड़ अगर आपके लगे तो दूसरी गाल जो है वो आगे कर दो, जिससे अगला आपके सामने हार जाएगा। लेकिन आज का जो प्रशासन, आज का जो रवैया है वो बहुत खराब है। आज अगर दूसरी गाल आगे करोगे तो अगला क्या दूसरी गाल पर और लगा देता है। इसलिए हमने कहा था लोगों को भगत सिंह बनने की जरूरत है कि आप अगर हमारे एक चपेड़ लगाओगे तो असं दो लगाओगे। प्रशासन को यही कह करके हम तुरे थे कि आप अगर हमारी एक लाठी मारोगे तो हमारा किसान आपके दो मारेगा भाई। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे मामले को आप शांति से निपटा लो। ये हमने एक दफा नहीं 20 दफा प्रशासन को यह कहा था कि आप जो है वो टकराव हम नहीं चाहते, आप टकराव की कंडीशन पैदा मत करो। लेकिन प्रशासन ने जानबूझ करके जो हमारा मुंह है उसमें आंगली फेर करके चेक करना चाह रहे थे कि दांत है कि नहीं। अगर कोई आंगली फेर करके चेक करेगा मुंह में दांत है, फिर तो देखो दांत तो दिखाना पड़ता है भी दांत है। तो प्रशासन किसान के मुंह में आंगली फेर रहा था। इसलिए जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ, जिनकी फैक्ट्री लोग जोड़े में गाल के टांग दी। तो लगता भी लाठीचार्ज करना सही थी प्रशासन द्वारा उसे? बहुत गलत बात थी। लाठीचार्ज नहीं कर, अगर लाठीचार्ज नहीं करते तो इतने हालात नहीं बिगड़ते जितने बिगड़े थे। वो लोगों का सबसे पहले जब लोग गए थे तो लोग कोई फैक्ट्री के अंदर नहीं घुस रहे थे, लोग कोतवाल के रूप में गए थे, फैक्ट्री देख रहे हैं क्या है फैक्ट्री में। जैसे ही प्रशासन ने लठ बजा दी लोगों को गुस्सा आ गया, फिर तो भाई क्रिया की प्रतिक्रियाएं होती है। तो फिर जब प्रशासन ने मारी तो फिर लोगों ने भी मारी बराबर। तो फिर आगे ऐसे करके जो घटना है वो बढ़ गई। और अभी भी हमें इस बात की खुशी है कि कोई जनहानि नहीं हुई, अच्छा रह गया, जनहानि नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि आगे इस मामले को जल्दी से जल्दी बाइंड अप करे, इससे कोई जनहानि नहीं हो। जल्द से जल्द एमओयू रद्द करो फैक्ट्री का और मुकदमे वापस लो, तो आप अपने काम लगो और हम अपने काम। जो 10 तारीख को वहां नुकसान हुआ है किसानों द्वारा, जो तोड़फेड़ करी गई है, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? फैक्ट्री मालिक करेगा, हम थोड़ी करेंगे। फैक्ट्री मालिक जब मुनाफा कमाने के लिए फैक्ट्री मालिक आए हैं तो किसान की क्या गलती है? और एसपी का बयान है, एक जगह पत्रकार ने पूछा कि एसपी साहब ये आपके पुलिस के जवान एक प्राइवेट फैक्ट्री के लिए क्यों लगे हुए? तो एसपी साहब कह रहे हैं कि ये हमने क्या है फैक्ट्री के लिए किराए पर दे रखी। जब कोई किराए पर गया हुआ किसी के हो और उसके वहां लग जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होता है? जिसके जाए वही है। तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है कि पहली बात तो बहुत बयान बहुत शर्मनाक है कि एसपी कहे कि हमारे जवान किराए पर गए हुए। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होती है राजस्थान सरकार के लिए? प्रशासन वहां दिहाड़ी पे लगा हुआ, बिल्कुल दिहाड़ी पे लगा हुआ। ये कलेक्टर कह रहे हैं, ये एसपी कह रहे हैं कि बात दिहाड़ी पे लगा हुआ है। यानी जो है पुलिस के सिपाही की दिहाड़ी 1000 रुपए है, एसआई की 1500 रुपए है, एसआई की 2500 रुपए है, सीआई की 5000 रुपए है, एडिशनल एसपी की 8000 रुपए है, एसपी की 10,000 रुपए है। तो यूं अगर आप दाढ़ी पर लगे हुए और वहां कुछ घटना होगी तो फिर तो जिसके आप गए थे उससे लो हर जाना, फैक्ट्री मालिक जाने, हमारी गारंटी थोड़ी है। तो फैक्ट्री मालिक की ड्यूटी है, वो भी कोई गवर्नमेंट फैक्ट्री थोड़ी थी, प्राइवेट फैक्ट्री थी। तो जो सामान जो जला है वो फैक्ट्री मालिक। वहां एक बहुत गंभीर सवाल आपके बीच कह के जा रहा हूं, वहां 8 सिलेंडर मिले थे गैस के। ठीक है, 8 सिलेंडर 10,000 लोगों का खाना बनाने के काम आते हैं। एक सिलेंडर 1000 आदमियों को खाना बना देता है। ठीक है, 8 सिलेंडर कहां से आए? किसान नहीं लेके गए। आपकी पूरी वीडियो चेक कर लो, किसी भी किसान के सर के ऊपर कंधे पर कहीं भी सिलेंडर नहीं था। 8 सिलेंडर किस लिए आया, कौन लेके आया, बहुत जांच का विषय। दूसरी बात, चोरी का मुकदमा डाला है। दूसरी बात, इतने जल्दी खुद ने डाला है एफआईआर की। इतने जल्दी तेल कहां से आ गया? किसने आग लगाई? किसान के पास तेल भी नहीं था। इतनी जल्दी आग कैसे लग गई?
मकान में आग किसने लगाई? कोई आगजनी का सिंगल वीडियो अभी तक सामने नहीं आया। कोई किसान का आग जलाते हुए का कोई वीडियो है? नहीं है। तो फिर आग किसने लगाई? अगर किसान जलाता तो वह कितने पत्रकार थे, इनके कैमरे वाले थे, इनके पुलिस वाले थे, तो आज तक कोई भी इन्होंने वीडियो सार्वजनिक क्यों नहीं किया? ये पूरा प्रकरण सीबीआई जांच के लायक मामला है। ये पूरा इनका खुद का करा धरा है। ये खुद चाहते थे कि ऐसा ऐसा ड्रामा हो, एफआईआर हो, और जो है वो फिर हमें मुकदमों के अंदर लोगों को उड़जा ले और फिर हम अपनी फैक्ट्री का काम शुरू करें। ये इनका ड्रामा है पूरा। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी आपका कि आप सीधे साधे किसान परिवार से निकले हुए नौजवान, और आप पूरे जिले के किसान की, नौजवान की, विद्यार्थी की, मजदूर की आवाज को आप बुलंद कर रहे हो। मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो और आप यूं ही जनता की आवाज जो है वो लगातार उठाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।